Hello everyone, welcome to all of you on my channel Academic and Teaching Education। आज हम CDP का यूनिट 3 पढ़ने जा रहे हैं जो है सोशल इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट। तो इसमें बेसिकली बस इन 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर ही बात होगी, ठीक है। और ये यूनिट 3 तो छोटा होगा, देखते हैं इसमें आगे क्या देखते हैं। इसमें है इमोशनल डेवलपमेंट। पहला टॉपिक है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, जो कि इमोशन, हमारे जितने इमोशंस हैं, हमारे बिहेवियर्स, कॉग्निटिव, हमारी थिंकिंग, फीलिंग्स, डिज़ायर्स, इन सब इमोशन में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इमोशंस आर indispensable to our behavior. Our behavior is directed by our emotions. Whatever is our behavior in thinking, whatever in our heart and body is feeling is reflected through our behavior or action. All that internal state of our defined as our feeling. Emotions are directed by feelings and we express emotions through our behavior, verbal or non-verbal. Emotions are present even before birth and continue till death. Emotions help us to adjust and deal with our intense feeling and with external world. Okay, तो आपको समझ आया होगा कि इमोशंस वही है जो हम एक्सप्रेस करते हैं हमारे इंटरनली, जो हमारी भावनाएं होती है, हमारे एक्शन के थ्रू हम उन भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं दूसरों के सामने, जो कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही होती है, ठीक है। अब वर्बली बता सकते हो कि हाँ आपको डर लग रहा है, या फिर नॉन वर्बल आपके फेशियल एक्सप्रेशन से या आपके गेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि आपके इमोशंस कैसे हैं। ओके, तो बेसिकली यही है। और ये वुडवर्ड्स ने, क्रो एंड क्रो ने इमोशंस के ऊपर अपनी अपनी धारणाएं पेश की हैं, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी है आगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन है कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इमोशंस के। तो इमोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे हैं कि इमोशंस एक्सप्रेस आर एसोसिएटेड विद सम एक्सट्रिंसिक एंड बायोलॉजिकल ड्राइव्स। Every emotional experience involves several physical and psychological change in organism. Emotions are prevalent in every living organism. Emotions are present at all stages of development. Emotions are subject to displacement. Our emotion may gain rise to a number to related emotions. ओके, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इमोशंस जो हमारे हर डेवलपमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमारे वो एक हर जगह प्रेजेंट होती है, हर लिविंग बींग्स में होती है, इसको हम ये इंटरनली होती है, एक्सप्रेस भी कर सकते हैं बहुत कुछ। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे इमोशंस के कुछ टाइप्स है, इमोशंस के टाइप्स। तो देर आर मैनी कैटेगरी टू क्लासीफाई डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स देर आर ओनली 4 प्राइमरी इमोशंस। विलियम जेम्स ने सिर्फ 4 बताया, जो कि लव, फियर, ग्रिफ, रैग, जो कि, और उसके बाद है मैकडोगल स्टार्टेड देयर आर, मैकडोगल ने 7 बेसिक बताए इमोशंस के, एंगर, डिस्गस्ट, एलेशन, फियर, सब्जेक्शन, टेंडर, वॉन्डर। ओके, तो ये आप पढ़ सकते हो आगे। ये बेसिकली ये 8 जो है रॉबर्ट पिचर, ये 8 ये है रॉबर्ट प्लुटचर्स की थ्योरी है, जिन्होंने 8 इमोशंस बताए हैं हमारे, ये सब, ठीक है। जो कि डिस्कस्ड यानी फीलिंग ऑफ रॉन्ग, हम कुछ गलत कर देते तो हमारी फीलिंग आती नहीं, कुछ हमने गलत किया, हमने अगर कोई हम हमारे गलती से ही किसी को हमने कुछ नुकसान पहुंचा दिया, तो हमारे अंदर डिस्गस्ट की भावना आती है कि हमने कुछ गलत किया है। उसके बाद सरप्राइज मिलता है हमें, और ट्रस्ट, किसी पे पॉजिटिव इमोशन है कि हमें किसी पे भरोसा है कि नहीं है। उसके बाद एंटिसिपेशन, जो कि एंटिसिपेशन का मतलब होता है इन द सेंस ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड पॉजिटिवली, कि या आगे अच्छा होगा, मुझे भरोसा है। तो ये जो ये मेरी भावना है ना, इसको कहते हैं एंटिसिपेशन। फियर, एंगर, सैडनेस, जॉय, हैप्पीनेस के भावना। ओके, तो ये मेरे कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोशंस है जो रीड आउट करने हैं आपको। सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लव, फियर, ठीक है, ग्रीफ, एंजाइटी, एंगर, ये सब कुछ टाइप्स दे रखे हैं, उनके थोड़ी डिटेल में, इसको जस्ट अब रीड आउट करना,
एग्ज़ाम के थ्रू देखेंगे तो ये इतना नहीं इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं इमोशनल डेवलपमेंट में क्या कह रहा है कि इमोशनल डेवलपमेंट इज अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स, कि बच्चा दूसरे की फीलिंग समझ पाए, ठीक है, और साथ ही साथ वो अपनी फीलिंग्स और बिहेवियर पे कंट्रोल कर पाए। उसके बाद क्या है, टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स। ओके, इमोशन बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन आवर एबिलिटी टू एडजस्ट विद इंटरनल सेल्फ एंड विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कि इमोशनल डेवलपमेंट ये भी है कि आप अंदर कैसे हो, आप अच्छे हो, ईमानदार हो, बट साथ ही साथ पता है ये करप्शन की दुनिया है ये, ठीक है, तो आप बाहर की जो इन्वायरमेंट है उससे आप अपने अंदर के जो इमोशंस को कैसे बैलेंस कर पा रहे हो। कि अगर ठीक है, अगर कोई आपको सबकी मदद करना पसंद है, आप नो नहीं बोल पाते, पर ऐसी बात नहीं है कि पूरी दुनिया ही अच्छी हो, आपको नो बोलना आना चाहिए, ठीक है। तो यही बात कह रहा है कि इमोशनल डेवलपमेंट इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंदर के फीलिंग्स को सेल्फ इंटरनल जो एडजस्टमेंट को एडजस्ट कैसे कर पाते हो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। आगे देखते हैं। आगे इसमें कुछ कीज पॉइंट लिखा है कि मैनेज स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड देयर एक्सप्रेशन इन देयर कंस्ट्रक्टिव मैनर। इमोशन को हम कंस्ट्रक्टिव मैनर में लगाएं। अगर हम दुखी हैं, इसको ये नहीं कि चुपचाप बैठ के रोने लगे। अगर हम दुखी हैं तो उसका रीज़न क्या है, कि मान लो मैं अगर दुखी हूँ, इसका रीज़न है कि मेरे मार्क्स कम आए, तो मुझे रोना नहीं है, मुझे बैठ के पढ़ना है। तो सही डायरेक्शन में कंस्ट्रक्टिव वे में आपको अपने इमोशंस लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पे यही बोला है कंस्ट्रक्टिव वे में इमोशंस लगाने। दूसरा है डेवलपिंग एम्पथी फॉर अदर्स, कि दूसरों के लिए एम्पथी की भावना। एम्पथी है, सिंपैथी पता है ना। सिंपैथी होता है दूसरे के लिए दया की भावना, कि ओह इसका ये हो गया। एम्पथी का मतलब होता है कि आप खुद जाके उसकी उसकी जगह जाके फील कर रहे हो कि उसको कैसा लग रहा होगा, ठीक है। अगर वो डिसेबल है तो उसको कैसा फील हो रहा होगा, और आपको ऐसा फील नहीं करवाना, तो एम्पथी है। आगे इसलिए पता ही होगा। उसके बाद आगे है एस्टेब्लिशमेंट एंड सस्टेन अ रिलेशनशिप। उसके बाद इंडिपेंडेंट एंड अंडरस्टैंडिंग वंस ओन फीलिंग। उसके बाद एक्यूरेटिंग अ comprehend emotional stages of others। देन लास्ट है रेगुलेट वंस बिहेवियर। ओके, ये सब है। उसके बाद हम आगे देखते हैं स्टेज वाइज इमोशन डेवलपमेंट के कुछ हर स्टेजेस हमने आगे पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, स्टेज को लेके फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट की हर स्टेज का अलग अलग होता है। तो इमोशनल डेवलपमेंट भी हर स्टेज का अलग है। तो जस्ट रीड आउट, इसमें इतना कुछ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि इन्फेंट्स हुड में क्या होता है, कि द चाइल्ड इज़ बॉर्न विद द एक्सट्रीमेंट टाइप ऑफ इमोशंस, कि अचानक से रोने लग जाता है, तेज़ आवाज़ है तो रोने लग जाता है। कुछ उसको कुछ अगर उसको कुछ ऐसा दिखता है कि हाँ जोकर है, तो वो हंसने लग जाता है। तो बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस होते हैं उसके, हाई होते हैं, बहुत एंग्जाइटी से भरे हुए होते हैं। और इमोशन एट द स्टेज occur the diffuse state. Infants show emotions of fear, anger, love, and hatred at the beginning of life. Emotions of the child is not very specific at birth, जैसे मैंने आपको कहा स्पेसिफिक नहीं होते। नेक्स्ट देखते हैं इमोशन डेवलप एट अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज पे इमोशंस कैसे डेवलप होते हैं, तो इमोशंस आर स्पॉन्टेनियसली एंड अनकंट्रोल्ड, ठीक है। अर्ली स्टेज बच्चा सीखता है, इन्वायरमेंट को गैदर करता है, इंकरेज जानता है अपने आसपास के इन्वायरमेंट को, तो वो अनकंट्रोल्ड होता है। अगर उसको रोना आ गया तो आ गया, उसका टॉय टूट गया तो वो रोएगा, ठीक है। तो अनकंट्रोल्ड होता है। ओवर एक्सप्रेस अवर इमोशन चाइल्ड एट दिस स्टेज आर हाईली इमोशनल, बहुत ही हाईली इमोशनल होता है। इमोशंस आर ब्रेव बेसिक ट्रांजिस्टर एंड अपीयरेंस फ्रिक्वेंटली। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसमें दे रिस्पेक्ट देयर अदर्स, ये आगे इधर ये रहा। नेक्स्ट यहाँ पे है ये, ठीक है, कि ये सिमिलर इमोशंस से आर जो पैटर्न में होते हैं रिस्पॉन्सेस के साथ। इमोशंस इंटेंसिटी इज कंट्रोल्ड मोर क्लियर एंड एक्सटर्नल इमोशंस, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट एट लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड लेटर चाइल्डहुड की एज पता है ना। अर्ली चाइल्डहुड की एज है 3 to 7, 6 या 7, और लेटर की 7 to
11 और 12 ईयर तक। ओके, तो लेटर चाइल्डहुड में क्या है कि दिस फेज ऑफ इमोशन डेवलपमेंट इज नोन एज द पीरियड एट एस्टेब्लिश जो कंट्रोल, ये यहाँ पे बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखता है। ठीक है, गुस्सा आया इसका मतलब ये नहीं सामने वाले को मारो, थप्पड़ मारो या कुछ उठा के फेंक दो, यहाँ कंट्रोल करता है बच्चा। ठीक है, लेटर चाइल्डहुड में क्यों 7 से 11 के ईयर के बीच में है उसकी एज, तो कंट्रोल करता है इमोशंस को अपने। चाइल्ड हैव कंट्रोल ओवर दीज मोस्ट ऑफ इमोशंस, इमोशनल बिहेवियर इज गाइडेड बाय rational expression. Child learn to prevent at this stage. It is the stage at which sentiment and complexes are formed. ठीक है, उसके कुछ sentiments बन जाते हैं और उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप फीलिंग। उसके नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो कि है इमोशनल डेवलपमेंट एट एडोलसेंस, जब बच्चा 20-21 की एज तक आ जाता है। ठीक है, एडोलसेंस आर वेरी मच इमोशनल, जो हमारे हम खुद एडल्ट हो चुके हैं, तो एडोलसेंस आर वेरी मच इमोशनल, मूडी होते हैं बहुत ज़्यादा। इमोशंस जो होती हैं वो, ये स्टेज इंटेंस होती है, इमोशंस आर नॉट कंट्रोल्ड। ठीक है, जैसे बहुत से बॉयज़ लड़ते हैं, बस बॉयज़ नहीं गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर हो जाते हैं इस स्टेज में। उसके बाद है इमोशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि हमें रोना आ रहा है कि हमें हंसना आ रहा है, हम बहुत टेंस हो जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं इमोशंस की। ठीक है, हमें खुशी भी है कि हमारे फ्रेंड्स के साथ हम इंजॉय कर रहे हैं, पर हमें ये स्ट्रेस भी होता है कि आगे फ्यूचर करियर में करना क्या है। तो वेरी कॉम्प्लेक्स हमारे इमोशंस होते हैं। उसके बाद सम ऑफ द इमोशंस ऑफ एडल्ट्स आर एवी, रिवेंज, ग्रेटफुल, कॉम्प्लेक्स हार्टेड, पीटी, सेम, सेक्सुअल। ओके, तो यही एज होती है बनने की या बिगड़ने की, यही बोलते हैं ना हमारे बड़े। आगे देखते हैं, तो ये कुछ और हैं पॉइंट्स, पढ़ लेना। ठीक है, आगे फैक्टर्स। अब देखते हैं फैक्टर हैंडलिंग इमोशन। हमारे जो इमोशन डेवलपमेंट है ना, उसको हैंडल कौन करता है, उसको अंदर तक कौन हिला देता है, कौन से फैक्टर्स है जो उसको प्रभावित होता है इमोशन जिससे। तो पहला क्या है, लैक ऑफ सिक्योरिटी। बच्चे को सिक्योरिटी नहीं होगी तो उसके बहुत सारे जो बैड रिलेशनशिप देखता आ रहा है पेरेंट्स के बचपन से, या उसके अच्छे नहीं है। ठीक है, इमोशन जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, बच्चे को पैसा, उसे पता है पैसे का मोल, और कुछ बच्चे जो बचपन से ही जिनको वो कहते हैं सिल्वर स्पून फीडिंग करवाते हैं, तो वो इमोशनल जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है ना, इकोनॉमिक, हर बच्चे में इमोशन अलग होते हैं उसको लेके, पैसे को लेके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फॉल्टी करिकुलम एंड मेथड ऑफ टीचिंग। हमारे जो करिकुलम डिज़ाइन हुआ है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, जिसमें इतना नहीं इमोशनल डेवलपमेंट पे बात नहीं की जा सकती। हम तो डीएलएड में है तो हमें पता है कि अब अभी हम पढ़ रहे हैं, तो इतना कुछ भी नहीं, 12 तक तो कुछ भी नहीं कहते कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, और टीचिंग मेथड तो है ही नहीं। नेक्स्ट, फियरफुल इन्वायरमेंट। अगर बच्चा डरेगा नहीं, वो अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, तो ये पेरेंट्स और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक फियरफुल इन्वायरमेंट देने के लिए, अपने इमोशनल डेवलपमेंट करे जिससे वो अपना। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ डिसिप्लिन, की बच्चे को मारते हैं उसको, ठीक है, उसको हार्ड पनिशमेंट देते हैं, तो ये सब इसके इमोशनल डैमेज कर रहा है उसको अंदर तक, तो जो कि नहीं करना चाहिए। तो यही बात इसमें क्या रखी है कि ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं कर डिसिप्लिन का। ठीक है, नहीं मान रहा तो समझ इसको मारोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट, सिक्स्थ डिस्ट्रेस तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हाँ, ये तो हर जगह कि भाई सब बच्चा अलग है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते कि टॉपर है वो तो तुम क्यों नहीं हो, तुम एवरेज क्यों हो, तुम बिलो एवरेज क्यों। ठीक है, ये इमोशनल डैमेज करता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। बच्चा को करिकुलर एक्टिविटीज़ करेगा नहीं, अपने पीयर ग्रुप के साथ खेलेगा नहीं, तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होगा, उसे कैसे पता चलेगा कि हेल्पिंग नेचर उसकी कैसे बढ़ेगा, उसको दूसरे की फीलिंग, वो अगर किसी को उसके पीयर ग्रुप को चोट लगी है, उसकी वजह से उसको कोई नुकसान हो गया, तो उसको इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंगेज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, लैक ऑफ एजुकेशन। मतलब बच्चे जब बड़े होते हैं तो बहुत सारे इनके अंदर चेंजेस आते हैं, और उसको रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करते हैं और अट्रैक्शन होते हैं, तो ये इसके बारे में बताना पड़ेगा कि
जस्ट चिल, ये कुछ नहीं है। उसके बाद है फॉल्टी एग्जामिनेशन सिस्टम, जो हमारा रहता है कि रिटर्न ओरल टेस्ट लो हो गया तुम पास फेल। भाई थॉट्स भी देखो, बच्चे के इमोशंस देखो कि आखिर वो उस काम के लिए फिट है कि नहीं है। ठीक है, आगे रोल ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स इन इमोशनल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला देखते हैं acceptance and recognition. When the child are at the childhood stage, they are more focused at seek social appropriate and want to meet social expectations. Acceptance and appreciation from parents, elders give the feeling in of initiative, confidence, encourage positive emotion among them. ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, cordial environment at home and healthy relation with parents, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि पेरेंट्स के साथ हेल्दी रिलेशन करवा बच्चे को होना चाहिए, जिससे बच्चा में इमोशंस को शेयर कर पाए। उसके बाद थर्ड वन, प्रेजेंटिंग गुड एग्जाम्पल, अच्छे एग्जाम्पल प्रेजेंट करने चाहिए हमें। ठीक है, आगे नेक्स्ट फोर्थ, इमोशनल सपोर्ट एंड फ्रीडम, इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए, टीचर पेरेंट दोनों का ही फर्ज है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज़ और सोशल एक्टिविटीज़, जिससे वो अपने इमोशनल डेवलपमेंट कर पाए। नेक्स्ट है मेकिंग कनेक्टिंग विद एक्सप्रेस्ड वैल्यूज़ एंड एक्शंस, वो अपने जो वैल्यूज़ एक्सप्रेशंस को कनेक्ट कर पाए। ठीक है, जिसमें है बाय हेल्पिंग द स्टूडेंट टू फाइंड inconsistencies develop between the values and own action. The role of a good teacher is to let a student to judge themselves and develop healthy emotion. कि बच्चा, एक टीचर का क्या है फर्ज कि बच्चा अपने आप को खुद जज कर पाए। उसे ये मत बोलो कि तुमने गलत किया, तुमने कचरा फैलाया यहाँ पे क्लास में, ये बहुत गलत है। आप उसको मौका दो कि वो खुद सोचे कि ये चीज़ गलत की उसने। ठीक है, आप खुद कचरा उठाए डस्टबिन में डालें, पहले दिन, दूसरे दिन वैसे करें। आपको देख के बच्चा सीखेगा, उसने सोचेगा कि नहीं ये तो गलत बात है, हमारे टीचर उठा रहे तो हमें उठाएंगे, जैसे कि हमने एससीपी में एक्सपीरियंस भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट, बिकमिंग अ गुड लिसनर, अच्छा लिसनर बनेगा बच्चा, और जब पेरेंट्स भी अच्छे लिसनर बनेंगे तभी तो दोनों की इमोशंस वो इंटरसेक्ट हो पाएगी। नेक्स्ट, इनकरेज नॉन कम्पिटेटिव गेम्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है ड्यू रिगार्ड्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सोशल डेवलपमेंट। अगर सोसाइटी में रहना है तो सोशल डेवलपमेंट करना ही होगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो सोशल डेवलपमेंट जो है इज़ अ प्रोसेस है सोशलाइज करना अपने आप को। ठीक है, सोशलाइज करना, लोगों से बात करना, उनकी ज़रूरत को देखना, अपने इन्वायरमेंट का वेलफेयर करना, दूसरों को वेलफेयर करना, ये है सोशल वेलफेयर बेसिकली। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मेनली ये है। कि social development is a process of socialization. There are two process of socialization. पहला है this enculturation and acculturation. Next one this is, ठीक है। enculturation मतलब, जो इनकल्चरेशन है उसका मतलब होता है कि हम अपने कल्चर को सीख रहे हैं, हमारा जो कल्चर है बर्थ जहाँ पे हमें हुए उस कल्चर को हम सीख रहे हैं, तो वो हो गया। और दूसरा क्या है, एक्कल्चराइजेशन। दिस वन, एक्कल्चरेशन इज कैन बी डिस्क्राइब एज सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, कि हम दूसरी लैंग्वेज को सीख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है सोशल। आगे नेक्स्ट है सोशल
कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि ये social characteristics की understanding our feelings, learning and to listen our others point of view with patience, sharing and waiting for opportunities, learning to practice in group work, providing help to needy, contribute to social work and work for the upliftment of the society, development of feelings of cooperation and togetherness, development of self control and patience. Okay, तो ये सब आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट हेडलाइन जैसा है, हेडलाइन ये याद कर लेना बस, ये मेन हो गया हमारे कि क्या है कि social development being with infants, so social development continues throughout the life. Social development is the result of interaction with the social environment. ये मेन पॉइंट्स है, ये बस मेन हेडलाइंस याद करनी है आपको, एग्जाम्स में बस इनको एक्सप्लेन कर देना है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है, दिस प्रोसेस हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़, डेवलप करने में हेल्प करती है. डेवलपमेंट, उसके बाद डेवलपिंग पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट. Social development enable to adjust with social environment. आगे देखते हैं. ठीक, अब है फैक्टर अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट. कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फैमिली, नेबरहुड, फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप, इंडिपेंडेंट मोटिवेशन, जो कि कुछ इस तरह ये सब. ओके, नेक्स्ट आगे है लर्निंग इन्वायरमेंट हमारे, लर्निंग एबिलिटीज़, कल्चर एंड रिलीजन्स. इन हम अपने कल्चर रिलीजन से भी सोशल डेवलपमेंट करते हैं. उसके बाद है पर्सनल फैक्टर्स, इंडिविजुअल फैक्टर्स हमारे. उसके बाद नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज़ एंड देन मास मीडिया. हमारे बहुत, हम तो मीडिया पे एक्टिव रहते हैं जिससे हमें सोसाइटी में क्या हो रहा है जानकारी ले पाए. वो बात अलग है कि हम जो लेनी चाहिए वो लेते नहीं हैं. नेक्स्ट, उसके बाद सेम है सोशल डेवलपमेंट एट इन्फेंट्सहुड. जस्ट रीड आउट दिस. सोशल डेवलपमेंट एट अर्ली चाइल्डहुड 3 to 7 year old. यहाँ पे 12 लिखा है बट लगता है लेटर. उसके बाद है लेटर चाइल्डहुड, वो होता है 7 से 12. ओके, कंफ्यूज नहीं होना. देन एडोलसेंस हमारे 12 to 20. ठीक है, 20 to 12. सोशल डेवलपमेंट क्या क्या होता है ये आपको पढ़ना होगा. उसके बाद एरिक एरिक्सन ने क्या पढ़ा है कि साइको सोशल थ्योरी की दी है. उसके बारे में आपको पढ़ना है कि उन्होंने क्या बोला इस सोशल डेवलपमेंट पे, क्योंकि इन्हीं का खा गया ना, तो इन्होंने तो यही बोला था कि एरिक एरिक्सन was interested in studying on how social factors or society affect the individual personality. एरिक्सन थ्योरी, इनके थ्योरी को कहते हैं एरिक्सन थ्योरी. ओके, एरिक्सन थ्योरी ऑन द डेवलपमेंट वाज फोकस्ड ऑन हाउ द सोशल influence affect the personality of the child since from the birth. It was a more convinced with the factor that conscious part of mind has the major role in the personality and development of the child. It is the theory of individual adaptation of social attitude throughout the lifespan. Okay, so just read out this. Okay, तो ये मेन लाइन्स जस्ट रीड आउट कि एरिक्सन प्रोसेस डेवलप द प्रोसेस थ्रू द सीरीज ऑफ स्टेजेस. उनके कुछ स्टेजेस उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हम आगे देखते हैं. ये रहे, ठीक है, कि हमारे ट्रुथ वर्सेस मिस ट्रुथ, भरोसा करें ना करें. ये बर्थ से लेके, भरोसा करें ना करें, ये कब होता है? बर्थ से लेके 1.5 year तक, जिसमें हमारा होप की भावना जगती है कि क्या पता ये सामने वाला हम उस पर भरोसा कर सकते हैं नहीं कर सकते. ये टॉय उनको देते थे, भाई पता नहीं क्या है ये, तो ये भावना होती है. ठीक है, जिसमें क्या होता है? अटेंशन एंड अ सीरीज ऑफ सिक्योरिटी डेवलप ट्रस्ट द अदर वन, किस अदर केयर
कि बच्चा दूसरों की गोद में नहीं जाता, देखते हो ना। तो वो ट्रस्ट, पहले आप ट्रस्ट बिल्ड करते हो तब वो आपके पास आता है खेलने के लिए। तो इनके कुछ थ्योरीज है, जस्ट रीड आउट। अब यहाँ पे रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स इन सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में क्या रोल्स एंड है, तो वो देखते हैं इस तरह का यहाँ पे रोल्स। Developing warm relationship and giving positive attention, giving positive feedback for success, reflection on concern for social issues and values, providing knowledge of rich culture, heritage, values and traditions of the society, encouraged to participate in group work and okay. Next, healthy spirit of competition, opportunities to participate in social functions, festivals, and recreational activities, democratic environment in school कि सबको बोलने का अधिकार है और यूनिटी के साथ ही कोई डिसीजन लेंगे, ठीक है, डेमोक्रेटिक। उसके बाद है प्रोवाइडिंग सेक्स एजुकेशन, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, ये टॉपिक खत्म। अब है हमारा मोरल डेवलपमेंट, जो कि हम सबको पता है मोरल डेवलपमेंट मतलब होता है हमारे वैल्यूज़, हमारा जो दूसरों के लिए बिहेवियर है, जो ठीक है। तो moral development is defined as the process by which child are able to develop attitude and behavior toward other people. Moral development is largely determined by nature, inherent traits, and their temperament, which is influenced by environment. In the field of moral development, morality is defined as a principle for how individual ought to treat one another with respect to justice, others, welfare and right. मेनली ये बात यहाँ पे कह रखी है। ओके, रीड आउट। तो यहाँ पे हम मोरल डेवलपमेंट थ्योरी मेनली दी थी कोलबर्ग ने, ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। बट प्याजे ने भी अपने व्यूज़ रखे थे मोरल डेवलपमेंट के ऊपर, तो उन्होंने क्या रखे थे देखते हैं हम। तो प्याजे ने मेनली कहा था कि Piaget used several methods to discover the basic child judgment. Piaget was interested in finding how child understand rules and moral understanding. For this purpose, he used various clinical interviews and moral stories to find our learning level of moral understanding through the moral judgment. ठीक है, तो उन्होंने मेनली क्या है, 2 स्टेज की। फर्स्ट स्टेज उन्होंने जो बताया है वो है हेट्रोनोमस मोरालिटी, यानी एक्सटर्नली इम्पोज्ड, जिसमें क्या बच्चा मेनली क्या करता था, चाइल्ड जज द बिहेवियर ऑन द कंसिक्वेंस। प्याजे इज कॉल्ड द मोरल रियलिज्म, चाइल्ड शो इट अप एन 8 years ओल्ड, ठीक है, 8 साल का बच्चा होता है आसपास, जिसमें द रूल्स एंड नॉर्म्स आर बिलीव, चाइल्ड कंट्रोल्स, इंटेंशन आर नॉट कंसिडर्ड, बिलीविंग इन, इसमें कि बच्चा छोटा होता है पनिशमेंट से डरता है, तो उसी तरह से मोरालिटी होती है, बिलीविंग इन ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, कि मैं ये काम नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पनिशमेंट मिलेगी, मैं यह काम करूँगा क्योंकि ये बोला गया। ओके, ये बात होती है मोरालिटी में, कि रूल्स और रेगुलेशन इसलिए फॉलो करते हैं कि उन्हें पनिशमेंट ना मिले, ठीक है। तो रूल्स आर हैंडेड डाउन आइदर बाय द गॉड या पेरेंट्स और टीचर, कि भाई ये रूल्स ही काम नहीं करने चाहिए, ठीक है, ये चीज़ होती है। रूल्स आर अनचेंजेबल, रूल्स चेंज नहीं होते। But when we are at the stage of 2, जिसमें autonomous morality based on our understanding, जब हम बड़े हो जाते हैं हमें पता चलता है क्या सही क्या गलत, हमारे कुछ अपने रूल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये पॉइंट्स है कि ग्रेजुअली डिमिनिश एडल्ट कंट्रोल, either reciprocity is considered, intentions are considered, and other points of view taken into account, कि वो अपने भी कुछ बना लेते कि नहीं मुझे ये मानना है, वो दूसरे का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और वो दूसरों की बात भी मानते हैं,
ठीक है। तो ये बेसिकली यही है कि ऑटोनोमस मोरालिटी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन वंस रूल्स एंड कंसीडर देयर इंटेंशंस, और हेटेरोनोमस जो होते हैं मोर बेस्ड ऑन imposed rules, there the child judgment is based on the consequence of actions. Okay, और इसमें क्या रेसिप्रोसिटी क्या है, द एक्शन of doing reverse to one's action may be based on consequence and intentions. कि वही रेसिप्रोंगल होता है ना, उल्टा, तो वही होता है रेसिप्रोसिटी कि दूसरे की जो उसने जो एक्शन किया उसका आपने रिवर्स कोई एक्शन किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्याजे वाला जो थ्योरी है उनका ख़त्म होता है। और सबसे मेन लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। लॉरेंस कोलबर्ग ने क्या कहा है मोरल डेवलपमेंट पे? तो लॉरेंस कोलबर्ग एग्रीड विद पियाजे's थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन प्रिंसिपल्स। कोलबर्ग प्रेजेंट स्टोरी इंक्लूडिंग मोरल डिलेमास टू चाइल्ड, जो कि एडोल्सन एडल्ट भी हो, चिल्ड्रंस भी होंगे, एडल्ट भी होंगे, और एडल्टहुड से थोड़े ऊपर एज भी होंगे, ऑफ वेरियस एजेस, कल्चर, बैकग्राउंड्स एंड इंटरेस्टेड इन फाइंड द मोरल रीजन, जो रीजनिंग है, टू एसेस द मोरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल at different stages. One of the moral dilemmas he used for his recreation of Heinz dilemma. Research in Heinz dilemma, जो Heinz dilemma था, तो Heinz dilemma बेसिकली क्या था, आप ये रीड आउट कर सकते हो कि व्हाट इज़ टॉकिंग अबाउट इन Heinz dilemma। तो ये है कि इसमें जो हैंस एक पर्सन होता है जिसकी वाइफ को कैंसर हो जाता है। ठीक है, डॉक्टर कहते हैं कि एक दवाई है जिसको आप लाइए, नहीं तो आपकी वाइफ को हम नहीं बचा पाएंगे। तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर ने बहुत हाई रेट लगा पाता है, जिसके उतने रेट पे उतना पैसा उसके पास होता नहीं है। ठीक है, और वो बताता है कि मुझे बचाना, पर डॉक्टर कहता है नहीं, पैसा लाओ और ले जाओ। तो अब हैं जो हैंस वो क्या करे, अपने बीवी को ऐसे मरने दे, पैसा नहीं है तो, या फिर दवाई चुरा ले। ठीक है, तो एट लास्ट वो वही करता है, वो जाता है और उसकी स्टोर को तोड़ के वो दवाई ले लेता है, अपनी बीवी को बचा लेता है। तो ये कहानी सुनाने के बाद हमारे कोलबर्ग ने कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से, जो कि कुछ इस प्रकार, ये 3 क्वेश्चंस है मेनली। ठीक है, कि शुड हैंस हैव स्टोलन द ड्रग, इफ यस देन व्हाई। नेक्स्ट, वुड इट चेंज एवरीथिंग इफ हैंस डिड नॉट लव हिज वाइफ? What if a strange is dying in front of Hans? Would it make any difference? ठीक है, with a given reason है कि should law take necessary action against them Hans for stealing and brokering the law? Give reason behind your answer. Next है कि should the police arrest the chemist for murder if the woman died? ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। बेसिकली इनकी थ्योरी यही थी कि बच्चों से ये कहानी है डिलेमा में डाल देते बच्चों को कि अब क्या करें। अब सब अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग अपने व्यूज़ होते हैं, अपने अलग मोरल, उनके अलग वैल्यूज़ होते हैं। तो इसी बेसिस पे उन्होंने हमें कुछ लेवल्स दिए हैं। उन्होंने टोटली 3 लेवल दिए हैं, 3 लेवल्स। ठीक है, 3 लेवल दिए हैं। पहला लेवल है लेवल 1, जो कि है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी जिसके अंदर 2 स्टेज है, सभी में 3 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और तीनों में 2 स्टेज है। ओके, तो जिसके ना पहला स्टेज है कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। बच्चा इसलिए बात मानता है क्योंकि उसे पनिशमेंट का डर होता है। ठीक है, मेनली यही बात कही है इसके अंदर। नेक्स्ट स्टेज है हमारा स्टेज 2, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। कि तुम मेरे लिए ये करो तो मैं तुम्हें ये करूँगा, तुम मुझसे लंच शेयर करो तो मैं तुमसे शेयर करूँगा, तुम मुझे पेंसिल दो तो मैं रबड़ दूँगा। तो बच्चे इस स्टेज पे होता है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा लेवल 2। लेवल 1 ख़त्म, लेवल 2 स्टार्ट। लेवल 2 है कन्वेंशनल मोरालिटी। ठीक है, कन्वेंशनल मोरालिटी में क्या है, बच्चा लेटर चाइल्डहुड और एडोलसेंस के बीच में आ जाता है, जिसके अंदर पहला जो हमारा इसका पहला स्टेज क्या है, स्टेज 3 है, क्योंकि टोटली
6 स्टेज है ना, ठीक। पर इसका पहला स्टेज है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की एम्पैथी होगी हमारे अंदर, ठीक है। बच्चे में एम्पैथी आ जाती है, सोसाइटी से वो रिलेशन बनाने लग जाता है, सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं उनको भी फॉलो करता है, ठीक है। और सोशल बिहेवियर, गुड गर्ल गुड बॉय वाली बात होती है यहाँ पे, गुड गर्ल ओके। नेक्स्ट है स्टेज 4 यानी लेवल 2 का स्टेज सेकंड, जो कि है मेंटेनिंग सोशल लॉ एंड ऑर्डर। जब रेड लाइट हो तो आपको रुकना है, ग्रीन लाइट पे चलना है, जेब्रा क्रॉसिंग पे ही क्रॉस करना है। इसे लॉ एंड ऑर्डर्स बच्चा मानने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज लेवल 3, जो कि है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, ठीक है। जो लास्ट स्टेज है जिस पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, ऐसा माना गया। जिसका पहला स्टेज है यानी 5th स्टेज, जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, कि इंडिविजुअल में हैव डिफरेंट वैल्यूज़, उनके अलग वैल्यूज़, अपने बिलीव्स अलग बना लेते हैं, ठीक है। वो मैच्योर हो जाते हैं और लॉ से ऊपर वो ह्यूमन को रखते हैं, इंसानियत को रखते हैं, ठीक है। उसके बाद है लास्ट स्टेज, स्टेज 6, जो कि लेवल 3 का सेकंड स्टेज है। वो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, जहाँ तक लोग बहुत कम, जैसे हमारे जिसमें होता है कि ह्यूमन वेलबींग्स के ऊपर हम अपनी जो हमारे रूल्स, हमारे रेगुलेशन जो ह्यूमन वेलबींग में हम अपने पूरी लाइफ लगा देते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल एथिक्स पे फोकस करते हैं और ह्यूमन वैल्यूज़ और इक्वालिटीज़ पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारे कुछ लीडर्स हैं, जब महात्मा गांधी, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ओके, और भगत सिंह, ये सब माने जाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ दूसरों के लिए समर्पित की। तो यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच ही पाते, ठीक है, क्योंकि सब अपनी लाइफ। चलो ठीक है, आगे। अब इस चार्ट को अच्छे समझने के लिए यहाँ पे एक अच्छा सा चार्ट दे रखा है, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि पहला लेवल प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा लेवल कन्वेंशनल लेवल, तीसरा लेवल पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। और दोनों के दो दो सब पॉइंट्स हैं, स्टेज 1 स्टेज 2, स्टेज 1 स्टेज 2, स्टेज 1 स्टेज 2, ठीक है। तो एग्जाम्स में भी ऐसे लिखना है और MCQs आए तो आपको पता होना चाहिए किस स्टेज पे बच्चा क्या करता है। जैसे बोले कि किस स्टेज पे बच्चा टिट फॉर टैट करता है, मीन्स कि तुम मेरे लिए ये करो तो मैं तुम मुझसे शेयरिंग करोगे तो मैं तुमसे करूँगा। तो ये कौन सा स्टेज है? स्टेज 2, इंडिविजुअल एक्सचेंज, ठीक है, इंडिविजुअल और उनके एक्सचेंज। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो रोल्स ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स इन मोरल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या है बेसिकली की वार्म रिलेशनशिप विद चिल्ड्रंस, के साथ अच्छा रिलेशनशिप करेंगे तो उनका मोरल डेवलपमेंट होगा। इंडक्टिव डिसिप्लिन, के encouraging child to understand the reasons behind the discipline and the consequences of his behavior on parents feelings. This encourages empathy for others, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पेरेंट्स एंड टीचर्स एज अ रोल मॉडल, ऑर्गेनाइजिंग स्कूल असेंबली एंड मॉर्निंग असेंबली, क्योंकि हम मॉर्निंग असेंबली में बहुत सारी मोरल स्टोरीज बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं या रोल प्ले करवा सकते हैं, जिससे उनके मोरल डेवलपमेंट होगा। उसके बाद है इमोशनल सपोर्ट एंड फ्रीडम, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर, ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एंड सोशल एक्टिविटीज, रिफ्लेक्शन ऑन reflection on concern for moral issues and values, celebration of religions, festival and days of national importance, कि हम इम्पॉर्टेंट डेज, नेशनल इम्पॉर्टेंट डेज तो 15 अगस्त, 26 जनवरी सेलिब्रेट करेंगे या फेस्टिवल्स होली दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे में एबिलिटी आएगी कि मोरल वैल्यूज़ आएगी, उसके पीछे की कहानियाँ वो जानेंगे, हमारे फौजियों के भी प्रति उनके अंदर बहुत सारी रिस्पेक्ट आएगी, ओके। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट लास्ट है कि इंकरेजिंग द चाइल्ड इन सोशल
या कम्युनिटी सर्विस में, कि बच्चे को पता चले कम्युनिटी सर्विस क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ ये छोटा सा पैरा है कि इसमें है कि रोल ऑफ peers at adult stage में peer का क्या रोल आता है। तो adolescents usually make friends with who has similar goals, interests, taste, hobbies and etc backgrounds। ठीक है, तो इसमें क्या, when someone adults feel underestimates and neglect at home or by his or parents, ठीक है, seeking for the support from a peer and other outside the family of sharing feelings। तो adolescents feels comfortable to share their personal and family problems and issues such as dressing styles, career related choice and their preferences etc with their age mates। तो यही बात है जो कि हम हमेशा करते हैं। ओके, तो जस्ट रीड आउट इट, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो कांग्रेट्स, ये यूनिट ख़त्म हो गया। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो। चलिए, अगर आपको पसंद आया हो तो आगे की वीडियो के लिए आप फॉलो करें हमारे चैनल को। और इस ये कौन सी बुक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप अगर लेना हो तो आप परचेज़ कर सकते हैं, या और भी बहुत से ऑथर्स की बुक अवेलेबल है। और अगर आपको हेल्प मिली हो इन वीडियोस से तो प्लीज़ कमेंट में अपने कुछ पॉजिटिव या जो भी आप सजेस्ट करना चाहें कमेंट में कमेंट करें। और ओके, डेट्स इट। और अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, या आगे के कोर्सेज़ के लिए या कुछ डीएलएड में कुछ प्रोफेशनल कोई वर्क के लिए रिलेटेड पूछ सकते हैं। यस, और इस चैनल पे आगे अभी सीटेट भी आ रहा है, तो देखते हैं हम, अगर डीएलएड कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो हम सीटेट की तैयारी कराने की सोच रहे थे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।